वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जनवरी महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो रुथेनियम 106 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क ने मुंबई में जो की है, उन्होंने एक आई कैंसर थेरेपी को डेवलप किया है। मतलब आई में, आंख में जो एक कैंसर हो जाता है उसका इलाज डेवलप किया है। ये पहला ऐसा इलाज है जिसमें रुथेनियम 106 का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके प्लेक यानी कि फलक का इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्यूलर ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए। ये जो आंखों में जिस कैंसर थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, जो कैंसर होता है उसे ऑक्यूलर ट्यूमर कहा जाता है। अब ये ऑक्यूलर ट्यूमर है क्या? देखिए, ऑक्यूलर ट्यूमर जो होता है इसमें आंख के भीतर एक ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर एक्चुअली में कलेक्शंस होता है सेल्स का। जो सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, बाद में मल्टीप्लाई होकर एक ढेर जैसा बना लेती हैं आंख में, एक ट्यूमर की तरह वो वहां पर क्रिएट हो जाती हैं। अब इसको ठीक करने के लिए रेडिएशन और केमोथेरेपी दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रुथेनियम 106 का इस्तेमाल रेडिएशन के तौर पे किया जाता है इस कैंसर को ठीक करने के लिए, जो कि ट्यूमर के फॉर्म में हमारी आंखों में आ जाता है। जो रुथेनियम 106 है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म है, एक बहुत ही रेयर हैवी मेटल का, जिसका नाम रुथेनियम है। मतलब रुथेनियम जो मेटल है उसका रेडियो एक्टिव फॉर्म है रुथेनियम 106। ये प्लेटिनम ग्रुप का है, मतलब कि प्लेटिनम से मिलता जुलता है। रुथेनियम 106 जो है ये यूरेनियम 235 के फिजन से या उसकी स्प्लिटिंग से भी क्रिएट होता है। कुल मिला के आपको पता है कि यूरेनियम का जो टाइप है 235, इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स में भी करते हैं। तो जब रिएक्शन हो जाता है तो जो बाद में न्यूक्लियर फ्यूल बचा रह जाता है वहां पर हमें रुथेनियम 106 मिलता है। कुल मिला के जो बाद का आइटम होता है उसमें आपको यह मिल जाएगा। अब यहां पर इसका इस्तेमाल हम मेडिसिन के तौर पे कैंसर रेडिएशन थेरेपी में कर रहे हैं, स्पेशली आंखों के लिए, और स्किन ट्यूमर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम यहां पर बार्क के बारे में। बार्क देखिए इंडिया का चीफ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, मतलब न्यूक्लियर के बारे में जो भी रिसर्चेस होती हैं वो यहां पर होती हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है, मतलब कई सारे काम ये करते हैं। इनके जो काम करने का तरीका है, इसमें ये पूरा न्यूक्लियर साइंस का स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। न्यूक्लियर साइंस के बारे में जो कुछ भी रिसर्चेस होती हैं उसमें बार्क का एसोसिएशन मोरेलेस आपको दिखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ही काम करते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि जो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका इस्तेमाल हम पीसफुल पर्पसेस से करें। अब यहां पर देखिए, जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है वो चाहे उसका थ्योरेटिकल डिजाइन बनाना हो रिएक्टर्स का, या फिर सिमुलेशन के जरिए हम देखें कि वो कितना इफेक्टिव है। सिमुलेशन में होता यह है कि हम फिजिकल टेस्टिंग नहीं करते, कंप्यूटर में हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा जो ये कोई भी अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं तो कितना इफेक्टिव साबित होगा, कितना रिस्क है, और जो नए रिएक्टर फ्यूल मटेरियल है उनकी टेस्टिंग, ये सब काम बार्क ही करता है। फ्यूल की प्रोसेसिंग, जो फ्यूल बचा रह गया बाद में उसे हम कैसे रीप्रोसेस करें, और जो न्यूक्लियर वेस्ट निकला है हम उसका कैसे डिस्पोजल करें, ये सारा काम कुल मिला के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर कुछ भी काम होगा तो उसमें बार्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आर्टिकल जो कि इंडियन सार्स कोव 2 जीनोमिक कंसोर्टिया के बारे में है। अब यहां पर देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इंडियन सार्स कोव 2 जीनोम कंसोर्टिया तैयार किया, लॉन्च किया। कंसोर्टिया का मतलब होता है, कंसोर्टियम का मतलब होता है भागीदारी। मतलब जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर आते हैं तो उसे कंसोर्टियम बोलते हैं। अब यहाँ पे कंसोर्टिया है, मतलब कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? देखिए, सार्स कोव 2 को हम लोग देख रहे हैं कि उनके कई सारे जीनोमिक वेरिएशंस आ रहे हैं। मतलब हम एक के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए कुछ मेडिकेशन वगैरह डेवलप करते हैं, तभी पता चलता है कि नया वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, इस पूरे कंसोर्टियम का काम यह है कि जो भी जीनोमिक वेरिएशन सार्स कोव 2 में देखे जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हम लेबोरेटरी वर्क के माध्यम से डिटेक्ट करते रहें कि कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। अब इसमें 10 लैब्स मिलकर एक साथ काम करेंगी। एज हमने डिस्कस किया कि कंसोर्टियम है तो कई सारे लोग एक साथ होंगे। इसमें एनआईबी एमजी कोलकाता, आईएलएस भुवनेश्वर, एनआईवी पुणे, सीसीएस पुणे, सीसीएमबी हैदराबाद, सीडीएफडी हैदराबाद, इनस्टेम बेंगलुरु, निमहैंस बेंगलुरु, आईजीआईबी दिल्ली और एनसीडीसी दिल्ली, ये सभी लोग, ये सभी लैब्स मिलकर इसमें काम करेंगे। अब कोऑर्डिनेट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के द्वारा इन सभी ग्रुप्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आईसीएमआर और सीएसआईआर, इनका भी जो कोऑर्डिनेशन है वो इन लैब्स को मिलेगा। इनका एक उद्देश्य ये भी होगा कि पूरा डेटा तैयार करें। ये जो डेटा तैयार होगा, डेटाबेस जो भी रिसर्चेस में निकल के आएगा उसका डेटा तैयार होगा, तो जो डेटा रेडी किया जाएगा वो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी करेगा। इस डेटाबेस को वो अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे,
बाद में एनालिसिस के बाद उसे इंटरप्रेट करने के साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेट करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और फिर प्लान करें कि आखिर ये भी जो भी जेनोमिक वेरिएशंस हो रहे हैं इनके खिलाफ हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ठीक है, अगला आर्टिकल कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन के बारे में है। आपको कॉन्टेक्स्ट बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी, बिकॉज अभी तक वेरियस न्यूज चैनल्स के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के तहत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन 2 वैक्सीन्स को अप्रूव कर दिया है। जो पहली वैक्सीन है दैट इज कोविशील्ड, इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और दूसरी जो वैक्सीन है दैट इज कोवैक्सीन, इसे इंडिया में इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों वैक्सीन को जो अप्रूव किया गया है वो रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज का मतलब क्या है? देखिए 2019 के जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं वैक्सीन्स और क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर, उसमें एक प्रावधान किया गया था। वो प्रावधान ये था कि अगर कोई ऐसी वैक्सीन या मेडिसिन है जिसकी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता से अधिक ज़रूरत है, एज वी नो किसी भी वैक्सीन को या फिर मेडिसिन को डेवलप करने में जब क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं तो उनके 3 फेज होते हैं। कोई ऐसी वैक्सीन या मेडिसिन है जिसकी देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस वैक्सीन का या फिर मेडिसिन का जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है वो सेकेंड फेज तक बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इमरजेंसी कंडीशन को देखते हुए सेकेंड लेवल के ट्रायल के बाद ही उस वैक्सीन को अप्रूव किया जा सकता है। हालांकि ये अप्रूवल महज 1 साल के लिए ही होगा। तो इसी बात को, इसी क्लॉज को आधार बनाकर इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। नो डाउट वर्तमान में देश को कोविड-19 के अगेंस्ट में एक वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो एक बढ़िया कदम है। यहां पर देखिए पहली वैक्सीन की बात करते हैं दैट इज कोविशील्ड। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन में डेवलप किया, लेकिन जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रायल पार्टनर था। मतलब इंडिया में भी इसे तैयार किया जा रहा है और अभी उसे अप्रूवल भी मिल गया। अब ये वैक्सीन काम कैसे करेगी? एज वी नो कि जब वैक्सीन को बनाया जाता है एक जनरल सा प्रोसेस है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बीमारी को फैला रहा होता है उसी को इनएक्टिव फॉर्म में उस वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। जब वो बॉडी में जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ अपना जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो डेवलप कर लेती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, कोविशील्ड के साथ ऐसा नहीं है। कोविशील्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया गया है वो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है वो नहीं है। यहां पर एक चिंपांजी वायरल वेक्टर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो चिंपांजीज में बीमारी कॉज करता है, सर्दी जुकाम जैसी कोल्ड वायरस है, ये कॉमन कोल्ड वायरस है। अब उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो सार्स कोव 2 वायरस यानी कि कोरोना वायरस से मिलता जुलता है। इसीलिए कोविशील्ड में इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका इनएक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। एंड यहीं पर डिफरेंस आएगा कोविशील्ड में और कोवैक्सीन में। अगर हम बात करते हैं कोवैक्सीन की तो उसे इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है। इसे देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया गया। फीचर्स में यहाँ पर इनएक्टिव वैक्सीन, मतलब यहाँ पर जो इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस डिसीज को कॉज करते हैं यानी कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक सीक्वेंस है, मटेरियल है, वही इस वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया है जो कि जनरली किया जाता है। ये उन पैथोजेंस को बॉडी में रेप्लिकेट करने से रोकेगा और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देगा। आई होप इन दोनों वैक्सीन के बारे में अब आपको बढ़िया जानकारी मिल गई है। हमारा अगला आर्टिकल बर्ड फ्लू के बारे में है। बर्ड फ्लू को कंफर्म किया गया है केरला, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। बर्ड फ्लू को हम पॉपुलरली या सामान्य भाषा में तो हमें बर्ड फ्लू ही देखने को मिलता है ये वर्ड, लेकिन इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। ये काफ़ी तेजी से फैलने वाली डिसीज है जो कई सारी फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स में देखने को मिलता है, लाइक चिकन्स, टर्कीज। ये जो बर्ड है ये टर्कीज है, क्वेल्स, गिनी फाउल, इन सभी में। इवन जो पेट बर्ड्स हैं, वाइल्ड बर्ड्स हैं, वहाँ पर भी ये फैल जाता है। ये कई बार ह्यूमंस में भी आ जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के अगर हम कांटेक्ट में चले जाते हैं, जो लोग पक्षियों को पालते हैं या उनकी देखरेख करते हैं, उनको इसका खतरा रहता है। जो बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन होता है उसमें जो इन्फ्लुएंजा वायरस इसको कॉज करता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, A, B, C। केवल टाइप ए ही है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, पक्षियों को इन्फेक्ट करता है, और ये जोनोटिक भी होता है। जोनोटिक का मतलब ये है कि ये पक्षियों से इंसानों में आ जाता है। बाकी टाइप बी और सी ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, बहुत हल्की डिसीज होती है ये। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखना चाहें तो H5N1 जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को स्प्रेड करता है, ये वायरस है जो बर्ड फ्लू कॉज करता है। ये हांगकांग में फॉर द फर्स्ट टाइम 1997 में डिटेक्ट किया गया था। इसका आउटब्रेक पहली बार वहां देखा गया। बाद में धीमे धीमे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलता चला गया। अभी जो स्ट्रेन पाया गया है वो H5N8 है।
कॉमनली जो मिलता है वो H5N1 होता है। अभी H5N8 इसका सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो रिपोर्ट किया गया है केरला में। देखिए, ये बर्ड्स के लिए तो काफ़ी लीथल होता है, लेकिन ये ह्यूमंस में काफ़ी कम फैलता है अगर आप कंपैरिजन H5N1 से करें तो। सोर्स क्या है इस बर्ड फ्लू का, ये तो अभी भी क्लियर नहीं है। अगर कंट्रोल करने की बात आती है तो फिर यही होता है कि जहाँ पर इसका स्प्रेड होता है वहाँ पर पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है, फिर उनको सेफली दफना दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, ताकि इसका स्प्रेड रोका जा सके। आर्टिकल नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी के बारे में है। निक्सी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि वो फ्री आईडीएन ऑफर करेंगे। आईडीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। फ्री में ऑफर करेंगे जो 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें। अब यहां पर कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर नहीं हुई होंगी, जिसकी वजह से ये आप इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्लियर नहीं हुए होंगे। सबसे पहले तो ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है, और दूसरा ये इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम क्या है। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए, मतलब आप नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि इंटरनेट एक्सचेंज का मतलब क्या है, और इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम का मतलब समझने के लिए आपको समझना होगा कि डोमेन नेम का मतलब क्या है। तो शुरुआत पहले निक्सी के साथ करते हैं, जिसमें एक टर्म है इंटरनेट एक्सचेंज। देखिए, इंटरनेट कैसे काम करता है। दुनिया भर में समंदर के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं, जो कि आप इस मैप में देख रहे हैं। ये फाइबर दुनिया के हर कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इसमें लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और ये जो लाइट होती है ये अपने साथ डेटा और इंफॉर्मेशन को भी कैरी करती है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा और इंफॉर्मेशन लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में कैरी हो रहा है उसके लिए लाइट कोई किराया नहीं लेती। मतलब डेटा का जो फ्लो है वो तो फ्री होता है, लेकिन जिन ऑप्टिकल फाइबर्स में ये डेटा का फ्लो होता है उसे बिछाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो टीयर 1 की कंपनीज होती हैं, लेयर 1 की जो बड़ी इंफ्रा कंपनीज होती हैं, वो इन समंदर में इन ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाते हैं। तो मतलब ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना और उसे मेंटेन करना, ये एक खर्चे का काम है जिसे टीयर 1 की बड़ी कंपनीज करती हैं। अब इसमें उनका फायदा क्या होता है, जब वो वेरियस कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो फिर लाइक इंडिया में अगर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट हो चुका है कई सारी कंट्रीज से, तो फिर यहां पर टीयर 2 की कंपनीज होंगी जो इंडिया में ऑपरेशनलाइज कर रही होंगी इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। वो इनसे कनेक्शन लेंगे और हमें सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे इंटरनेट की, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ तैयार रहेगा, और उसके बदले में वो कुछ किराया या कुछ पैसे दे देंगे इन टीयर 1 की कंपनीज को। उसके बाद कुछ टीयर 3 की कंपनीज भी होती हैं जो लोकल लेवल पे इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक तिकोना, डेन, हैथवे और एयरटेल फाइबर या जियो। ये सभी लोग हमारे घरों तक इन फाइबर्स के माध्यम से जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। टीयर 2 की कंपनी समटाइम्स सैटेलाइट्स के माध्यम से भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमने समझ लिया कि इंटरनेट आता कैसे है। अब इसमें होता यह है कि आपने एक पार्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चूज किया, वो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं और आप आपस में कई सारे लोगों से कनेक्ट हुए हैं। अब यहां पर ये इंफॉर्मेशन का फ्लो अच्छी तरीके से चलता रहे, इसके लिए एक म्यूचुअली डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, जहां पर सभी इस बात को इंश्योर करते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि डेटा के फ्लो को रोका नहीं जाएगा। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि डेटा का फ्लो मेंटेन रहेगा पूरी दुनिया में बिना किसी हिंड्रांस के, उसे आप प्रोटोकॉल कह सकते हैं। कि एक प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल कह लीजिए, कि प्रोटोकॉल इंटरनेट के फ्री फ्लो को इंश्योर करने के लिए है। अब अगर आपने एक सर्विस प्रोवाइडर को चूज करके इंटरनेट लिया हुआ है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर जिनको भी इंटरनेट दे रहा है वो आपस में कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है तो उससे जो सर्विसेज ले रहे हैं वो ये दोनों जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। इस कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इंटरनेट एक्सचेंज की। इंटरनेट एक्सचेंज एक पीयर की तरह काम करता है, एक मददगार व्यक्ति की तरह काम करता है या ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, जो वेरियस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको कनेक्ट करता है, ताकि उनकी जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग जो सर्विस अवेल करने वाले लोग हैं उनमें आसानी से फ्लो हो सके, इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी जो वेरियस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में जोड़ देता है, लिंक कर देता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट एक्सचेंज। अब इंडिया में जो इंटरनेट एक्सचेंज करने वाली बॉडी है, मतलब ये इमीडिएशन करने वाली जो बॉडी है या मदद करने वाली जो बॉडी है, उसे ही निक्सी कहा गया है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए, जो निक्सी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 में
जो सेक्शन 8 है उसके तहत स्टैब्लिश किया गया, 2003 में रजिस्टर किया गया। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पीयर करता है, मतलब मददगार साबित होता है, हेल्प करता है किसमें, ताकि वो जो डोमेस्टिक टैरिफ है उसे अच्छी तरीके से, ट्रैफिक को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा, जब तक निक्सी नहीं था तब तक हम यूएस या अब्रॉड के किसी इंटरनेट एक्सचेंज का सहारा लेते थे। अब इसमें कई सारी दिक्कतें होती थी, जैसे कि हमारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसके इंटरसेप्ट होने का खतरा रहता था, प्लस हमें उसकी फीस भी देनी होती थी, तो इसमें नुकसान होता था। तो अभी हमारे पास अपना निक्सी है जो ये काम किया करता है। ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी को हर भारतीय तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है, जिसके लिए वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये एक आईएन रजिस्ट्री भी मेंटेन करते हैं। जो .in आप देखते हैं कई बार वेब एड्रेसेस में, उसे मेंटेन करने का काम भी निक्सी का ही है। इंडिया का जो एक एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडिया का अपना एक्सटेंशन है, वो .in है। हर डोमेन नेम के बाद एक एक्सटेंशन होता है .in .com जैसा, तो .in इंडिया का है। इसके अलावा इसके अंदर में एक इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स भी काम करती है, IRIN, जो कि आईपी एड्रेस वगैरह अलोकेट करती है। इस पर आएंगे कि ये क्या है। अभी आर्टिकल में आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी देखिए, बात करते हैं डोमेन नेम क्या होता है। जब भी आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो वहां पर आप एक नाम टाइप करते हैं। पहले नाम की जगह पे आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता था। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता था। इसे याद करना मुश्किल होता था, इसीलिए बाद में इसे डोमेन नेम से एड्रेस कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, लाइक ओनली IS। ये एक डोमेन नेम है, हालांकि इसके कई सारे और हिस्से होते हैं, लाइक .com हो सकता है, .in हो सकता है। इसके अलावा आपको http/www भी दिखेगा, तो ये सब भी डोमेन नेम का ही हिस्सा होते हैं। तो कोड नेम ये है जिसे आप सर्च करते हैं, उसके बाद ये डोमेन नेम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके बैकग्राउंड में इसे एक आईपी एड्रेस से जोड़ा जाता है। वो आईपी एड्रेस जो आपकी डिवाइस रिकॉग्नाइज करती है, जिसकी वजह से आप हमारी इस वेबसाइट तक या फिर इस चैनल तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से डोमेन नेम का आपने मतलब समझा। वो नेम या डोमेन नेम एक प्रकार का वेब एड्रेस है जिसकी मदद से आप किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। अभी तक ये डोमेन नेम यूजुअली लैटिन लैंग्वेजेस में या इंग्लिश में होता था, लेकिन इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम का मतलब यह है कि इसे दुनिया भर की जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें भी तैयार किया जाए। तो अब इंडिया के 22 लैंग्वेजेस में भी इन डोमेन नेम्स को तैयार किया जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये पूरी इंफॉर्मेशन क्या रही। अब यहां पर हम बात कर रहे थे कि एक एंटिटी है IRIN, इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स, जो काम करती है निक्सी के तहत। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। इसका नाम पहले नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री हुआ करता था। ये एक्चुअली में जो आईपी एड्रेस वगैरह होता है उसे अलोकेट किया करते हैं, जो भी इनकी एफिलिएटेड बॉडी है उनको। वो रिकॉइलिंग ब्लैक होल के बारे में है। देखिए, अभी हाल ही में एक ब्लैक होल, देखिए थोड़ा फंडामेंटल समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है स्पेस में जिसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होता है। वो हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, इवन लाइट भी उससे पास होकर नहीं गुजर पाती। ब्लैक होल यूजुअली डाइंग स्टार, जब एक तारा मर रहा होता है तो उस समय बन जाता है, एक ऐसा फेनोमेना है। ब्लैक होल का वो पॉइंट जहां पर पहुंचने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में चला ही जाता है, वापस नहीं लौट सकता, उस लाइन को इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। और उसको क्रॉस करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में हमेशा के लिए समा जाता है। लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। इसका मतलब साफ है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। तो फिर हम ब्लैक होल को देखते कैसे हैं। ब्लैक होल जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या लाइट को अपनी ओर खींच रहा होता है तो उसके चारों ओर लाइट का एक सर्कल दिखता है। वो लाइट जो इवेंट हॉरिजन के नजदीक पहुंच रही होती है, उसके बेसिस पे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसके अंदर का जो हिस्सा है ये ब्लैक होल है और ये इवेंट हॉरिजन की लोकेशन है जहां पर ये लाइट जाने के बाद गायब हो जाती है। 2019 में नासा ने फॉर द फर्स्ट टाइम ब्लैक होल की एक फोटोग्राफ को क्लिक किया था अपने इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप की मदद से। काफी ज्यादा इसे अप्रिशिएट भी किया गया था। अब सामान्य सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको हर गैलेक्सी में एक सेंटर में ब्लैक होल मिलेगा। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। गैलेक्सी एक्चुअली में स्टार्स एंड प्लैनेट्स का एक क्लस्टर होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से आपस में बंधा होता है। ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में हैं। ऑब्जर्वेशन से यह पता चलता है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल जरूर होता है। लेकिन अभी हाल ही में हमें एक गैलेक्सी दिखी जिसका नाम एबल 2261 है। इस गैलेक्सी के सेंटर में हमें ब्लैक होल नहीं दिखा। यह गैलेक्सी 2.7 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है हमारे प्लैनेट से। हमें उसके सेंटर में अभी तक कोई भी ब्लैक होल नहीं दिखा है, हम उसे नहीं देख पाए हैं।
तो ऐसा क्यों है कि इस गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल नहीं है? मे बी हो, हमें दिखा ना हो। अब देखिए, हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो मिल्की वे है, हमारी जो गैलेक्सी का नाम है, उसमें जो एक ब्लैक होल है उसका नाम सजिटेरियस ए है। और ये सजिटेरियस ए हमारी अर्थ से 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप 26,000 सालों में इस ब्लैक होल तक पहुंच जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि आप वहां जाएंगे क्यों? जाने के बाद वो ब्लैक होल आपको खा जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। बट डिस्टेंस का अंदाजा होना चाहिए कि 26,000 साल आपको लगेंगे अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तब सजिटेरियस ए तक जाने में। 1999 और 2004 में जो डेटा गैदर किया गया था एबल गैलेक्सी के बारे में, उसी को एनालाइज करके हमने आइडिया लगाया कि ब्लैक होल वहां सेंटर में नहीं है। अब कई सारे कारणों पर चर्चा हो रही है कि ऐसा क्यों है। देखिए, दो सिंपल सी पॉसिबिलिटीज तो ये बनती हैं। पहली तो सिंपल सी पॉसिबिलिटी ये है कि ब्लैक होल हो ही ना, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होता है, ऐसा ना हो। एक तो ये संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि हम ब्लैक होल को देख तो पाते नहीं हैं। जब वो लाइट को सोखता है तो इवेंट हॉरिजन के आसपास जो चमक दिखती है उसी से हमें आइडिया लगता है कि ब्लैक होल यहां पर है। हो सकता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो उसकी स्पीड है वो इतनी ज्यादा कम है कि हम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये हमें ब्लैक होल नहीं दिख रहा है। ये दूसरी संभावना बनती है। एक तो हो ही ना, दूसरा चूंकि ब्लैक होल दिखता नहीं है, उसके इवेंट हॉरिजन के आसपास जो लाइट्स होती हैं उसके बेसिस पे हम अंदाजा लगाते हैं तो वो इतना कम हो कि डिटेक्टेबल ना हो, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, बट है। अब यहां पर एक तीसरी संभावना है जो काफी ज्यादा बनती है। इसे ही कहा जा रहा है रिकॉइलिंग ब्लैक होल। कई बार ऐसा होता है कि दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाते हैं। हमें ऐसा लगता है यूनिवर्स खाली है, वो खाली नहीं है, वो ब्लैक मैटर से भरा हुआ है। तो जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो इस ब्लैक मैटर में रिपल्स क्रिएट होते हैं, लहरें, ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में। क्योंकि ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं तो इन रिपल्स की जो स्पीड होती है वो लाइट ईयर्स ट्रेवल कर लेती है। काफी स्पीड से चलते हैं, मतलब बहुत कम समय में ये कई लाइट ईयर्स ट्रेवल कर लेते हैं, काफी अच्छी स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। अब इस रिपल की वजह से जो फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है, उस फ्लक्चुएशन की वजह से कई बार जो ब्लैक होल होता है वो सेंटर से फ्लक्चुएट करके थोड़ा सा किनारे हो जाता है। थोड़ा सा किनारे होने का मतलब है मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। मतलब वो ब्लैक होल जिसे बीच में रहना था किसी भी गैलेक्सी के, वो दो ब्लैक होल्स के टकराने के बाद जो रिपल्स क्रिएट हुए उसके झटके से सेंटर से हटके किनारे हो जाता है। इस प्रकार के ब्लैक होल को रिकॉइलिंग ब्लैक होल कहा जाता है। संभावना यह है कि इस जो गैलेक्सी है इसके सेंटर में जो ब्लैक होल है वो इसी प्रकार से कहीं किनारे हट गया है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है सेंटर में। हमें उसे आसपास कहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी होगी, हो सकता है वो दिख जाए। उसी चीज को देखिए यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसे रिकॉइल होते हैं। और इससे जो एक सिंगल सुपरमैसिव ब्लैक होल सेंटर में होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि वो फ्लक्चुएट कर जाता है किनारे। और ये जो बाइनरी ब्लैक होल्स होते हैं ये स्पीड की वजह से अलग अलग हो जाते हैं, और जो ग्लोबुलर क्लस्टर हमें बीच में दिखना चाहिए वो हमें नहीं दिखता। तो इसी चीज को यहां पर थ्योरेटिकली लिखा गया है और हमने उसे आसान भाषा में समझ लिया कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं वो किस प्रकार की असिमेट्री क्रिएट करके ब्लैक होल को फ्लक्चुएट कर देती हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि रिकॉइलिंग ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ब्लैक होल क्या होता है, ये तो हमने पहले ही समझ लिया। अगला आर्टिकल है वो हेलियोफिजिक्स मिशन के बारे में है। नासा ने अभी हाल ही में 2 हेलियोफिजिक्स मिशंस को सन को एक्सप्लोर करने के लिए अप्रूव कर दिया है। देखिए, सूर्य काफी एक्टिव होता है और उसकी जो एक्टिविटी होती है उसमें कई तरीके की सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं जो पूरे सोलर सिस्टम में एक्सपेंड होती हैं। और इनका जो एक्सपेंशन होता है सोलर सिस्टम में उसे स्पेस वेदर कहा जाता है। ये स्पेस वेदर सभी प्रकार के प्लैनेट्स को एंड ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित करता है, इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ को ये हिट नहीं कर पाता क्योंकि अर्थ का अपना एक मैग्नेटोस्फीयर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उससे टकराकर उसे रोक देता है। और उसके रिजल्टेंट हमें नदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियालिस और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस दिखते हैं। आसमान में चमकती हुई लाइट्स दिखती हैं। अब ये जो सोलर स्पेस वेदर है जो सोलर फ्लेयर से तैयार होता है वो कैसे निकलता है और वो कैसे अर्थ को इंटरेक्ट करता है या बाकी सोलर सिस्टम को प्रभावित करता है, इसकी जानकारी हमें बहुत कम है। अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो बाद में अगर हम कोई मिशन भेजेंगे, एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे, रोबोट्स भेजेंगे, तो उनके नुकसान का खतरा कम रहेगा। इसी चीज को समझने के लिए 2 मिशन भेजे जा रहे हैं। पहले का नाम है EUVST और दूसरे का नाम है EZIE। पहला है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एप्सिलॉन मिशन और दूसरा है
इलेक्ट्रोजेट जी-मैन इमेजिंग एक्सप्लोरर, ये दोनों के नाम हैं। अगर हम ये फिजिक्स समझ जाएं कि ये सब हो कैसे रहा है, तो हमें इन इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में मदद मिलेगी और हमारे जो स्पेस मिशन है वो पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। जो ईयूवीएसटी है या ईयूवीएसटी एप्सिलॉन मिशन कह लीजिए, ये जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी रन कर रही है। 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये देखेगा कि सोलर एटमॉस्फेयर में कैसे जो विंड है वो रिलीज हो रही हैं, सोलर मटेरियल कैसे इरप्ट कर रहा है, उसे हम स्टडी करेंगे, और इसका कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता है बाकी पूरे सोलर सिस्टम में, उसे भी स्टडी करेंगे। ये कैसे जो मैग्नेटिक एंड प्लाज्मा प्रोसेस है, जो सन का सबसे बाहर का हिस्सा होता है कोरोना, वहां पर हीटिंग कैसे हो रही है, कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, इन सभी चीजों को स्टडी करेगा। जो दूसरा है EZIE, इसे 2024 में लॉन्च करेंगे। ये वो इलेक्ट्रिक करंट्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से आकर टकराती हैं और ऑरोरा क्रिएट करती हैं, उनको स्टडी करेगा। इसमें 3 क्यूबिक सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि जो ऑरोरा में इलेक्ट्रोजेट्स टकराते हैं, जिसके बाद ये एनर्जी रिलीज होती है, ये उसको बढ़िया तरीके से स्टडी करने का प्रयास करेगा। जब ये हमारा जैसे ये अर्थ है, इसके चारों ओर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब टकराती हैं सोलर फ्लेयर्स तो ये दब जाता है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस चीज को ये स्टडी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से कई बार रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल्स, यूटिलिटी ग्रिड्स, उनके इंटरसेप्ट होने का खतरा रहता है। ठीक है, अगला आर्टिकल अटल टिंकरिंग लैब के बारे में है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और इसरो, 3 लोगों का नाम यहां पर लिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और इसरो, इन तीनों ने मिलकर अभी अनाउंस किया है कि जो इसरो है वो 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगा, ताकि वहां पर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके इन द फील्ड ऑफ स्टेम। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। एट द सेम टाइम स्पेस एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और इससे संबंधित जो इनोवेशंस हैं उनको स्कूल स्टूडेंट्स में इनकलकेट करने की कोशिश की जाएगी इसरो की मदद से इन अटल टिंकरिंग लैब्स में। अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का और नीति आयोग का, जिसके तहत कई सारे स्कूल्स में इंडिया के अटल टिंकरिंग लैब्स को या लेबोरेटरीज को स्टैब्लिश किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा की जा सके, वो थोड़े क्रिएटिव हों, चीज़ों को सीखें, समझें। मान लीजिए एक बच्चे के मन में कुछ आइडिया आ भी जाता है, तो उसे उस चीज़ को पिक्चराइज करके ग्राउंड पर लाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उसे वो सभी बेसिक चीज़ें इन अटल टिंकरिंग लैब्स में मिल जाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने इनोवेशंस को ग्राउंड पर ला सकता है। तो इन ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब्स का फीचर क्या होता है? एक प्रॉपर वर्क स्पेस होगा उस स्कूल में, जहां पर बच्चे जाके चीज़ों को सीख सकते हैं। वहां पर उन्हें कई सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से एसोसिएटेड होंगे, जो उनकी मदद कर देंगे। यहाँ पर देखिए, उनको एक किट भी दी जाती है, जिस किट को टाइटल दिया जाता है डू इट योरसेल्फ। उस किट में कुछ बेसिक आइटम्स होते हैं, जो कि साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ओपन सोर्स जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स होते हैं या फिर सेंसर्स होते हैं, 3D प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर्स, इन सभी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स वहां पर अवेलेबल होते हैं उस अटल टिंकरिंग लैब में। एट द सेम टाइम एक किट भी होती है जिसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके वो नए नए इनोवेशंस को ग्राउंड पर ला सकते हैं, उसका पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर ग्रांट इन एड दिया जाता है 20 लाख रुपीज का हर उस स्कूल को। ये एक बार में जब हम अटल टिंकरिंग लैब स्टैब्लिश करते हैं तो लगभग 10 लाख का खर्चा आ जाता है, और 10 लाख रुपए 5 साल के टाइम पीरियड में उस अटल टिंकरिंग लैब को ऑपरेशनलाइज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो भी 6 to 8th क्लास तक 6 to 10th के जो स्कूल्स हैं, जिन्हें गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, प्राइवेट ट्रस्ट या फिर सोसाइटीज वगैरह मैनेज कर रहे हैं, वो ATL के लिए एलिजिबल होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका इंफ्रा अच्छा होगा तो फिर उन्हें वहां पर एक अटल टिंकरिंग लैब को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लंपी स्किन डिसीज के बारे में है। अभी हाल ही में लंपी स्किन डिसीज यानी कि LSD को आइडेंटिफाई किया गया इंडिया के बोवाइन में, गाय और जो उससे मिलते जुलते जीव हैं उनमें। लंपी का मतलब यह है, ऐसा लगता है कि शरीर जगह जगह पर स्वेल कर गया है, सूज गया है। लंपी स्किन डिसीज में एक प्रकार का ये इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है, जो कैटल्स में और बोवाइन एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है LSDV। LSDV का फुल फॉर्म है पॉक्सवायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस। ये जो वायरस है, ये 3 काफी मिलते जुलते वायरस की प्रजातियों में से एक है, जो कि जीनस कैप्री पॉक्स वायरस से बिलोंग करते हैं। कैप्री पॉक्स वायरस जो जीनस है, उसी से 3 वायरस बिलोंग करते हैं, जिनमें से एक तो ये है
लंपी स्किन डिसीज वायरस, दूसरा है शीप पॉक्स वायरस और तीसरा है गोट पॉक्स वायरस। तो ये जो लंपी स्किन डिसीज है वो इसके थ्रू कॉज हो रही है। सिम्टम्स में शरीर पर जगह जगह पर गांठ दिखने लगती है जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है, स्वेलिंग के फॉर्म में। ये पार्टिकुलरली सिर पे, नेक पे, लिम्स पे या फिर अडर जो थन होता है जिससे वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, गाय या भैंस या अदर मैमल की बात कर रहे हैं तो जैसे आप मैमरी ग्लैंड बोल सकते हैं फीमेल कैटल का, और जेनिटल्स, वहां पर ये स्वेलिंग देखने को मिलती है। ये स्वेलिंग्स बाद में बड़ी होने लगती है और घाव में बदल जाती है। कुछ और साइंस की बात करें तो जानवर बेचैन होने लगता है या फिर वो सुस्त हो जाता है, आंख और नाक से डिस्चार्ज होने लगता है, पानी गिरने लगता है, फीवर हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन काफी तेजी से नीचे गिर जाता है। ये फैलता कैसे है? मच्छर और मक्खियों से फैलता है। एट द सेम टाइम अगर कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड बाकी मैमल्स को भी दिया जा रहा है तो उससे भी ये फैल सकता है। प्रिवेंशन की बात करें तो लंपी स्किन डिसीज जो है उसे कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए 4 टेक्निक्स हैं। हम जानवरों को क्वारंटाइन कर दें, मतलब एक जानवर को दूसरे जानवर के कांटेक्ट में ना जाने दें, इससे वो रुक सकता है। वैक्सीन दी जाए, समटाइम्स स्लॉटर कैंपेन भी किया जाता है, जो जानवर इससे प्रभावित हैं उन्हें जान से मार दिया जाता है। डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। और चौथा है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, हम इस तरीके से कैटल्स को मैनेज करें कि ये स्प्रेड ना हो। इफेक्ट की बात करें तो FAO का ये मानना है कि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10% से भी कम है। ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम केवल वैक्सीनेशन के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज तो आप समझ ही रहे होंगे। NSAID का जो इस्तेमाल है, देखिए जो एस्ट्रॉइड होता है वो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जलन है, उसे कम करता है। तो ऐसी मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन को रोके लेकिन उसमें एस्ट्रॉइडल कंपोनेंट्स ना हो, उसे आप NSAID बोल सकते हैं। ये जेनेटिक नहीं है, मतलब कि जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता अगर हम उनका मिल्क या मीट कंज्यूम करते हैं तो। अगला आर्टिकल है वो इंडिया साइंस के बारे में है। इंडिया साइंस एक OTT चैनल है, इसने अपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक ओवर द टॉप टीवी चैनल है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को लिया था। विज्ञान प्रसार इसे इंप्लीमेंट करता है जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत ये काम करते हैं। देखिए इसका यूट्यूब चैनल भी आपको मिल जाएगा, इनका अपना एक वेबसाइट है। ये कई तरीके की जो टीवी प्रोग्राम्स हैं साइंस से एसोसिएटेड वो कई सारे टीवी चैनल्स पे चलाते हैं। 24/7 वीडियो प्लेटफॉर्म है ये, जहां पर साइंस एंड टेक की नॉलेज को डिसेमिनेट किया जाता है ताकि लोगों के बीच में साइंटिफिक अवेयरनेस फैल सके। इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।